नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे टिकट बंटवारे को लेकर के पार्टियों के अंदर अब विरोध की आवाज भी उठने लगी है। एक और जहां पर बीजेपी बाहरी नेताओं को टिकट देकर के कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना कर रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी टिकट न मिलने को लेकर के पार्टी के अंदर घमासान टीएमसी में भी मचा हुआ है। तो इसी के चलते टीएमसी ने पार्टी के कुछ नेताओं की नाराजगी को देखते हुए 4 विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों को बदल दिया है। टीएमसी ने नादिया जिले के कल्याणी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर 24 परगना जिले के अशोकनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और अमदांगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और दुबराजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों को बदला है। बता दें, इसके अलावा इसके पहले कल्याणी से रमेंद्रनाथ विश्वास, आमडांगा से मुश्ताक मुर्तजा और अशोकनगर से धीमान राय को उम्मीदवार बनाया गया था। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने 291 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। वहीं राज्य में चुनाव के लिए अब बीजेपी ने भी अपने 157 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते ही आफत मोल ले ली है। बीजेपी की लिस्ट में टीएमसी और दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को ज्यादा तरजीह दी गई है, लिहाजा पार्टी को अपने ही लोगों से नाराजगी अब मोल लेनी पड़ रही है। जगता दल और जलपाईगुड़ी सदर क्षेत्र से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में ही तोड़फोड़ कर दी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। ऐसे में बीजेपी को चारों ओर से अब किरकिरी झेलनी पड़ रही है। और वहीं टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। इस दौरान टीएमसी के वीवीपैट पर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं और बीजेपी की शिकायत की है। इस खबर पर चर्चा करने के लिए टीएमसी से सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और वसीम रजब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सुमित जी, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा, क्योंकि 4 उम्मीदवार बदले हैं, क्या वजह है? क्या पार्टी में ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही थी? ऐसा लग रहा था कि जो उम्मीदवार पहले बनाए गए वो जल्दबाजी में बना दिए और अब वहां पर हार हो सकती है, तो इसलिए उम्मीदवार बदल दिए? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। जनता की मांग है, जो जनता तय करती है वही काम होता है। माननीय ममता दीदी भी जो वहाँ पे जो काम करेंगे क्षेत्र के अंदर, वो जनता को ही देख करके काम करे जाते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं है कि अपने मन से कोई हम कैंडिडेट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे पहले क्या बिना जनता के अपने मन से दे दिए थे क्या वो 4 उम्मीदवार? नहीं तेन भाई, ऐसा कोई वो नहीं है। जल्दबाजी में कोई चीज ऐसी हो जाती है तो वो उससे सुधार हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो चुनाव 27 तारीख से पहला चरण है ना। अभी उस जगह पे चेंज हुए जहाँ पे उन्हें कुछ डर लग रहा था कि हाँ ये कुछ हार सकते हैं, नेगेटिविटी, तो चेंज हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी पार्टियों का वही है। पर भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने खेमे को देखना चाहिए। आज जो जिस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है, लोग मना कर दे रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना सोचना चाहिए ना। बिल्कुल वसीम जी, टीएमसी के नेता कार्यकर्ता तो गुंडे हैं, आपके नेता और कार्यकर्ता तो देवी देवताओं के बराबर होते हैं। तो क्या अब ये समझा जाए जो टिकट ना मिलने की वजह से जो तोड़फोड़ कर रहे हैं वो भी टीएमसी के लोग हैं क्या? वसीम जी, देखिए हितेंद्र जी, जैसा कि हमारे टीएमसी के साथी जो बोल रहे हैं कि पहले इन्होंने टिकटें जो है अपनी मर्जी से और घबराहट में होश पोश में टिकट का वितरण किया, अभी जो है जनता की मर्जी से दे रहे हैं। तो अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीएमसी में क्या चल रहा है, टीएमसी में कितनी घबराहट है। इनको ये अब एहसास होने लग गया है कि जो हमने जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया वो बुरी तरह से हार रहे हैं। ये तो आज ये इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि अब जो हम जनता की मर्जी से टिकट में फेरबदल कर रहे हैं। तो ये इन्होंने तो आज स्वीकार कर लिया कि पश्चिम बंगाल में इनकी हार हो रही है। और एक बात स्पष्ट है, पश्चिम बंगाल में जो ममता जी का एक दीदी का डायलॉग है, खेला हो वो, खेला अब शेष है। बंगाल में खेला शेष हो गया, खेला हो वो नहीं। अब पश्चिम बंगाल में विकास होगा, पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट होगी, पश्चिम बंगाल भी केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लेगा। और पश्चिम बंगाल की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और पश्चिम बंगाल
भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है। वसीम जी, किसकी सरकार बनेगी ये भी साफ हो जाएगा जब जनता अपना मत दे देगी, जब अपना वोट दे देगी। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो लोग अब आपके पार्टी दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं वो लोग कौन है? देखिए, पार्टी दफ्तरों में तोड़ फोड़ ऐसा कुछ इतना नहीं है कि पार्टी दफ्तरों में तोड़ फोड़ है। हर जगह पे जब टिकट का वितरण होता है तो हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह ज्यादा है और कई कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि हमें टिकट मिले। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेने के लिए इस बार पश्चिम बंगाल में हर कार्यकर्ता ने अप्लाई भी किया था और आवेदन भी किया था। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हर कार्यकर्ता का जो पार्टी का सदस्य है उसको टिकट मांगने का अधिकार है। तो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, चुनाव समिति जो है वो तय करती है किस कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में जाना है, किस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना है, किस कार्यकर्ता को सरकार संगठन में रहना है, किस पार्टी हमें टिकट नहीं मिला। क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं के मन में ये है कि जिसको इस बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल रहा है वो विधायक होकर विधानसभा पहुंचेगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। तो हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं के मन में निराशा हो, लेकिन हम उस निराशा को भी दूर करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेके हम चुनाव के मैदान में जाएंगे, चुनाव के रंग में जाएंगे और एक एक जनता जो है सभी जनता से संपर्क करेंगे और पश्चिम बंगाल के एक एक वोटर से संपर्क करते हुए पश्चिम बंगाल के विकास के लिए हम कार्य करेंगे और पश्चिम बंगाल के अंदर विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। हम कोई खेला करने वाले पार्टी नहीं है, हम खेला नहीं करना चाहते, हम पश्चिम बंगाल का विकास करना चाहते हैं और ममता दीदी ने अभी पश्चिम बंगाल के अंदर सिर्फ खेला ही किया है और कुछ नहीं किया। सुमित जी, क्या खेला करने के लिए ये उम्मीदवार बदले गए हैं, जो उम्मीदवार अब बदले गए? नहीं हितेन भाई, ऐसा कोई वो नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बता रहे हैं। कुछ चीजें रह जाती हैं, मानते हैं कि जैसे हमारे प्रवक्ता साहब वसीम राजा कह रहे हैं कि पहले इन्होंने हड़बड़ाहट में इन लोगों को मालूम चल गया हार रहे हैं। हार कोई नहीं रहे हैं, सरकार बन रही है, तीसरी बार सरकार फिर बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए इस समय बौखलाई हुई है, इन्हीं के कार्यकर्ता इन्हीं को मार रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं लड़ाने के लिए। 5-5 सांसदों को इन्होंने मैदान में उतार दिया। तो पहले लोग तो अपना घर देखें, फिर दूसरे के उसमें देखें कि क्यों बदल दिए, क्या बदल दिए। अपना घर तो देख नहीं पा रहे, दूसरे के घर में जाकर पड़े हैं। वसीम जी, दूसरों के घर में क्यों झांक रहे हैं? आपको कहीं पे उम्मीदवार नहीं मिल रहे तो आप सांसद को लेकर के आगे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। और अगर कुछ लोग जो स्थानीय नेता हैं बीजेपी के लिए अब तक मेहनत करते रहे, काम करते रहे, अपनी जान को दांव पर लगाते रहे, अब उनको दरकिनार करके जो दूसरी पार्टी से आ रहे हैं उनको आप टिकट दे रहे हैं। देखिए जितेंद्र जी, एक बात इनको कहने से पहले सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ की पार्टी है तो अपने कार्यकर्ताओं को एक प्लानिंग के तौर पे पश्चिम बंगाल के विकास के लिए इससे ये अंदाजा लगता है कि केंद्र सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है कितनी गंभीर है कि अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को आप देखिए, हमारे सांसद, हमारे केंद्र में जो मंत्री है, उन लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसका कारण ये है, ये नहीं है कि कार्यकर्ता नहीं है हमारे पास, इसका कारण ये है कि इन लोगों को सत्ता में रह के सरकार चलाने का अनुभव है और पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल के विकास के लिए कुछ बड़े चेहरे जो सरकार में अपनी अहम भूमिका निभा सके और सरकार जो है, सरकार को सही दिशा दी जा सके, पश्चिम बंगाल को सही दिशा में ले जाया जा सके। क्योंकि हम कन्फर्म मान रहे हैं कि हमारी सरकार वहां आ रही है, इसलिए हमने सांसदों को भी विधानसभा के मैदान में उतारा है। क्या टीएमसी का कोई भी एक कार्यकर्ता ऐसा है क्या जो अपने लोकसभा छोड़ के विधानसभा में आके चुनाव लड़े? वो तो बड़े पद पे रहने के लिए, वो सब लालच होते हुए लोग होते हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता कोई अपना बड़ा पद त्याग करके विधानसभा के लिए नहीं आता। ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं को वसीम जी, लालची और गद्दार तो उन्हें भी कहा जा रहा है जो टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब तो वो भी लालची और गद्दार हुए जो लोग अब टीएमसी को छोड़ करके बीजेपी में आ गए और बीजेपी में चुनाव लड़ेंगे। वही टीम, यानी कि आप एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की जनता को देंगे जो अब तक उनके पास थी। तो फिर क्या बदलाव कर रहे हैं आप? जितेंद्र जी, मेरी बात सुन लीजिए। इस बात को मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो लोग टीएमसी में रहते हुए जिन्होंने बंगाल की डेवलपमेंट की बात की, बंगाल के विकास की बात की, उन लोगों को टीएमसी में दबाया गया। बेशक वहाँ पे वो विधायक रहे, लेकिन उन लोगों की चली नहीं। वहाँ पे दीदी की और उनके भतीजे की, बुआ भतीजे की सरकार रही। उनके अलावा तीसरे व्यक्ति को कोई मान सम्मान नहीं मिला। उनके अपने क्षेत्रीय मुद्दे पे टीएमसी ने उनके विधायकों को कम नहीं हुए, विधायकों की बात नहीं सुनी गई।
और अंत में उनको ये लगा उनके को कि भाई टीएमसी में रह के हम पश्चिम बंगाल का विकास नहीं कर सकते। यहाँ पे घुटन महसूस हो रही थी, वहाँ पे राष्ट्रवाद की बात नहीं हो रही थी। जो व्यक्ति जो आज के समय में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवाद की सोच रखता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, चाहे कोई टीएमसी का विधायक हो, चाहे टीएमसी का कार्यकर्ता हो, चाहे पश्चिम बंगाल की जनता हो। जिनके मन में राष्ट्रवाद की सोच है वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ ध्यान अपना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सब गलत है। जिन लोगों ने भी पश्चिम बंगाल की बात की उनको दीदी के सामने गलत दिखे और वो लोग भारतीय जनता पार्टी में आकर पश्चिम बंगाल के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सुमित जी, जो लोग अब तक टीएमसी में मंत्री पद पर थे या विधायक थे या फिर सांसद थे और अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर बुआ भतीजे की चलती है, कोई किसी की सुनता नहीं है और इसलिए उन्होंने 4.5 साल तो सरकार के साथ बिता दिए, लेकिन अब पाला पलट लिया। नितिन भाई, ये भारतीय जनता पार्टी ये वही पार्टी है कि पहले अपने संग में ये कहती आप लोग क्राइम करिए, हमारी वॉशिंग मशीन में आपके आ जाइए, धुल के आपको हम बाहर खड़ा कर देंगे, आपके सारे आरोप धुल जाएंगे आपके। चाहे आप देख लीजिए इनके यहाँ मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह, कितने बड़े बड़े नाम हैं, कितने, और मिथुन चक्रवर्ती, कितने बड़े बड़े नाम हैं। इन लोगों ने आरोपी हैं, आरोपियों को टिकट दिया है, आरोपियों को लड़ा रहे हैं, आरोपियों को जेट पर सुरक्षा दे रहे हैं। क्या मानसिकता इनकी दिख रही है, ये सब पूरी जनता जानती है। और ये कहते हैं भाई बुआ परिवार, बुआ और भतीजा, तो इनके यहाँ बुआ, जैसे कहते हैं बुआ और भतीजा इनके यहाँ काम कर रहे हैं टीएमसी में, तो इनके यहाँ भी तो काम कर रहे हैं साहब। मुकुल राय का पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है, अर्जुन सिंह का पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे कई नाम है, तो ये पहले अपना घर देखे, दूसरे घर में क्यों झांकते हैं? मैं आपके चैनल की फिर वही कहता हूँ, पहले अपना घर तो देखें। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित जी मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वसीम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार सियासी घमासान जो है वो बंगाल में मचा हुआ है और लगातार सियासी पारा जो है वो हाई होता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग इसलिए आए थे कि बंगाल के चुनाव को लेकर हम लोगों के मन में कुछ मुद्दे थे, कुछ चिंताएं थी और हमने उनको बारी बारी से इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। उन्होंने ध्यानपूर्वक पूरा समय देकर इन बातों को सुना और फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो दृष्टिकोण था हर मुद्दे पर उन्होंने रखा। हम लोगों का जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है नियम कि बूथ से 100 मीटर की दूरी पर केवल सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी, उस मुद्दे पर हम लोगों ने चिंता जाहिर की कि सेंट्रल फोर्सेस अब पूरे बैटल गियर में कहीं होती हैं तो लोगों के मन में ऐसी खौफ पैदा होता है। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान लगातार जारी है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो टीएमसी भी लगातार वो सब हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है ताकि बीजेपी को वहां पर अब मात दी जा सके। और इसी बीच अब 4 उम्मीदवारों को बदल दिया गया है टीएमसी की तरफ से। अलग अलग जगह पर 4 उम्मीदवार, जो नाराजगी दिखाई दे रही थी कुछ उम्मीदवारों में, उनके लिए 4 उम्मीदवारों को बदला है। और वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो कार्यकर्ता काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो दूसरी पार्टियों से नेता आ रहे हैं उनको तरजीह दी जा रही है, उनको प्राथमिकता जो है वो दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी में। और इसी वजह से जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो संघर्ष कर रहे थे अब तक, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो दिखाई दे रही है क्योंकि हार और जीत ये बात जो है वो तय होगी मतदान करने के बाद, जब परिणाम आएगा, चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद तय होगी। लेकिन उससे पहले जो कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है
ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एंटीलिया केस के बाहर से जो बरामद जिलेटिन से भरी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी के मामले में गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को लेकर के हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की जांच में ये सामने आया कि वाजे के पास कई लग्जरी कारें थी। इनमें से 2 मर्सिडीज और एक प्राडो कार केंद्रीय जांच एजेंसी ने जब्त कर ली है और गुरुवार शाम को बरामद मर्सिडीज और प्राडो एक पार्किंग में छिपा करके रखी गई थी। प्राडो रत्नागिरी के एक शिवसेना नेता के नाम पर रजिस्टर्ड है और दिल्ली से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम गुरुवार को एनआईए ऑफिस पहुंची थी। वाजे की पहली कार 16 मार्च को जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के पास बीएमसी की पार्किंग में खड़ी हुई पाई गई थी। एंटीलिया विस्फोटक केस की जांच को लेकर के शिवसेना ने सामना में एनआईए पर सवाल उठाए हैं और साथ ही मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का बचाव भी किया गया है। सामने में ये लिखा गया है कि एनआईए ने उरी, पठानकोट और पुलवामा हमले में क्या जांच की है, उसका रिजल्ट क्या निकला, कितने गुनाहगारों को गिरफ्तार किया गया। सामने में ये लिखा गया है कि आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच एनआईए करती है, लेकिन मुंबई में 20 जिलेटिन की छड़ें एनआईए के लिए बड़ी चुनौती ही सिद्ध होती हुई नजर आ रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम का श्रेय राज्य का विपक्ष ले रहा है। हिरासत में आए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के पीछे वास्तविक सूत्रधार कौन है? सूबे के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने दिल्ली में एनसीपी के चीफ शरद पवार से मुलाकात की और पार्टी मुखिया से मीटिंग के बाद देशमुख ने यह कहा कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार और मनसुख हीरेन की मौत की जांच एनआईए की और एटीएस की ओर से की जा रही है। मुकेश जी अंबानी इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे और दूसरा जो मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। मुरारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? क्योंकि एक तरफ राज्य सरकार ये कहती है कि हम समर्थन कर रहे हैं एनआईए का, एनआईए अच्छे तरीके से जांच करे निष्पक्षता से, और दूसरी तरफ सामना में एनआईए पर तंज कसा जाता है। हितेंद्र, देखिए पूरी तरह से ये पूरा मामला जो है कि सरकार बनाम एनआईए शिवसेना करती जा रही है। अगर मुख्य पत्र सामना के ऊपर नजर डाले तो जिस तरीके से शिवसेना ने एनआईए के ऊपर सवाल उठाया है उसे लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस जांच से शिवसेना खुश नहीं है, क्योंकि एनआईए जिस तरीके से अपनी जांच की दबिश बढ़ा रही है और सचिन वाजे के उन तमाम दस्तावेज, उन सबूतों को इकट्ठा कर रही है, चाहे उनकी वो मर्सिडीज गाड़ी रही हो या फिर उनसे संबंधित जो लोग रहे हों। लगातार जहां एनआईए नकेल कस रही है विस्फोटक मामले में और हिरन के मौत के मामले में, जहां उन सबूतों को, उन तथ्यों को खंगाल रही है, उसे लेकर शिवसेना जरूर चरमराई हुई है अगर उनके मुख्य पत्र सामना पर नजर डाले।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस के नेता अनिल देशमुख की माने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सच्चाई जो कुछ है वो सामने आना चाहिए और जो भी दोषी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरीके से आनंद फानन में अनिल देशमुख दिल्ली रवाना हुए, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से लगभग 40 मिनट की उनकी बातचीत हुई और उसके बाद जो कि कांग्रेस सुप्रीमो से भी उनकी चर्चाएं हुई हैं। तो जिस तरीके की स्थिति देखी जा रही है, इसे लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक बयानबाजी भले ही चल रही हो, लेकिन इस विवाद के पीछे कुछ जरूर गहरा राज छुपा है जिसे कुछ लोग बचाना चाहते हैं। जी मुरारी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? एनआईए की तरफ से फिलहाल जांच कहां तक पहुंची है? क्योंकि लगातार जो गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं सचिन वाजे की, उनको जब्त किया जा रहा है और आगे जांच बढ़ाई जा रही है एनआईए की तरफ से। हितेंद्र के जानकारी मिली है कि पुणे से फॉरेंसिक टीम के 4 ऑफिसर जो है कि मुंबई पहुंचे हुए हैं। एनआईए टीम के साथ उस मर्सिडीज गाड़ी और जो हिरन की जो डेड बॉडी थी, उनके जो सबूत एविडेंस मिले थे, उन सब चीजों की पुणे से आई फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। वही एनआईए की टीम उन तमाम टोल नाके पर और मुंबई के उन पॉश इलाकों में सीसीटीवी के जरिए एक खंगालने की कोशिश कर रही है कि सचिन वाजे जो पुलिस ऑफिसर जो इस समय एनआईए की गिरफ्त में है, वो किस तरीके की उनकी गतिविधियां थी, कितनी 4 व्हीलर गाड़ी उन्होंने यूज किया था। अभी तक जो 2 लेटेस्ट मर्सिडीज गाड़ी बरामद हुई है और एक गाड़ी जो और बरामद हुई है जो रत्नागिरी की बताई जा रही है, शिवसेना नेता के नाम से रजिस्ट्रेशन है। तो जहां तक कह सकते हैं कि पूरे मामले में अभी भी एनआईए उन सबूत, उन तथ्यों को खंगाल रही है जो इस पूरे सच्चाई से पर्दा उठा सके। जी मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इस पूरे मसले पर अब जो सियासत है वो देखने को मिल रही है। शिवसेना की तरफ से एनआईए पर भी सवाल अब उठाए जा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कॉलेज के एग्जाम को भी टाल दिया गया है। पंजाब सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए स्कूल और कॉलेज को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है और मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज को छोड़कर के सभी शैक्षणिक संस्थान 31 मार्च तक अब बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल में 50% की क्षमता की अनुमति दी गई है और एक मॉल में 100 से अधिक लोग एक समय में नहीं मौजूद रह सकते और घर में 10 से अधिक मेहमान नहीं बुलाए जा सकते। सभी सोशल एक्टिविटीज़ को 2 हफ्ते तक के लिए रद्द करने की अपील की गई है और कोरोना के कारण 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और रोपड़ जिलों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे की बजाय अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा और इन सभी जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से पंजाब में मामले बढ़ रहे हैं और देश भर में एक बार मामले कम हो गए थे कोरोना के, लेकिन एक बार फिर से जिन राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं उनमें पंजाब भी शामिल है और पंजाब में लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर के राज्य सरकार सतर्क है और इसी वजह से अब पाबंदियां जो हैं वो बढ़ाने का फैसला लिया गया है। स्कूल कॉलेज खासतौर पर, क्योंकि स्कूल कॉलेज में बच्चे जाते हैं और वहाँ पर अगर वो कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। 31 मार्च तक अब सभी स्कूल कॉलेज जो हैं वो बंद रखने का फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से और कई ऐसे ज़िले जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है वहां पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। पहले 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब 9 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये कड़ा फैसला जो है, ये बड़ा फैसला पंजाब सरकार की तरफ से लिया गया है। और इसके अलावा पंजाब के सीएम ये साफ कर चुके हैं कि जो भी पाबंदियाँ बढ़ानी होंगी ज़रूरत के हिसाब से वो बढ़ाई जाएंगी, पाबंदी बढ़ाई जाएगी, सख्ती भी की जाएगी। अगर कोई नहीं मानेगा नियमों को तो उस पर दंड भी लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। राष्ट्र धर्म
रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक।